नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए ये स्पेशल बैच शुरू किया गया है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम हिंदी से रिलेटेड दोनों एग्जाम यूजीसी नेट जेआरएफ और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवा रहे हैं। दोनों का सिलेबस जो है वो एकदम सेम है, पूरा डिटो सिलेबस दिया हुआ है। जो यूजीसी नेट जेआरएफ का था वही सेम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में दिया हुआ है। और इसी के अंतर्गत हम यूनिट नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आदिकाल भक्तिकाल समाप्त कर चुके हैं। आज हम रीतिकाल का शुभारंभ करने वाले हैं। तो दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ में और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन दोनों में से किसी भी एग्जाम की या फिर हिंदी सब्जेक्ट के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है कि इसी चैनल पर यूनिट नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास और यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी, जो कि समांतर क्लासें चल रही हैं, एक साथ क्लासें चल रही हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और प्लेलिस्ट आप जाकर चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्लेलिस्ट नजर आएगी। 1 बाय 1 एक एक क्लास आप खोलते रहिए, उनको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाकर और तैयारी कीजिए अपनी, तो आपकी तैयारी जो है एकदम पुख्ता हो जाएगी। बार बार आपको वीडियो देखकर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार वीडियो देखिए, उससे आप नोट्स बनाइए, कागज कलम लेकर बैठिए, क्योंकि लिखते हुए आपको बहुत सारा मैटर जो है अपने आप ही दिमाग में आपके सेट हो जाता है, याद हो जाता है। उसके बाद में अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, यूनिट नंबर 2 की जो प्लेलिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। 27 क्लासेस ऑलरेडी इसकी हो चुकी हैं, जो कि सारी की सारी अपडेटेड है। ये प्लेलिस्ट सारी अपलोडेड क्लास हैं इसमें। इसी प्रकार हिंदी कहानी वाली यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी, इसकी भी क्लासेस जो हैं वो प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं। 9 कहानियां हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह से लगातार हमारी क्लासेस चलती रहेंगी और आपको संपूर्ण मैटर, पूरा संपूर्ण विवेचन के साथ आपको डीपली मैटर आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। आज हम रीतिकाल शुरू करने वाले हैं। रीतिकाल का शुभारंभ है। देखिए दोस्तों, रीतिकाल जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम बहुत गहराई से पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिन्होंने पहले तैयारी की है या कहीं भी पढ़ा हुआ है, वैसे हमने बीए एमए में थोड़ा बहुत रीतिकाल पढ़ा है, जो आधार है वो वही है जो एमए में हमने पढ़ा था। तो वहां से हमको आइडिया लग गया है कि रीतिकाल जो है वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है ये, क्योंकि इसका आम जनजीवन से और जो आम साहित्य है जिसे हम पढ़ते हैं उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। इसीलिए थोड़ा सा हमारे लिए बोरिंग हो जाता है। तो इसको मैंने थोड़ा मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए इसको थोड़ा टेबुलर फॉर्मेट किया है इसका, और इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमें आसानी से समझ में भी आएगा और उसको हम याद भी अच्छे से रख सकते हैं। तो दोस्तों, कागज और कलम लेके बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो सब नोट करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ में। शुरू करते हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल जो है, रीति शब्द जो है वो बना कैसे है? ये रींग धातु में कतिन प्रत्यय जुड़कर बना है। देखिए दोस्तों, रीतिकाल हम पढ़ रहे हैं और शुरू में ही रीतिकाल का वर्गीकरण हम पढ़ने लग गए, तो हमारी जो आधारभूत जानकारी है वो हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए सबसे पहले जो है हम बेसिक जानकारी कलेक्ट करेंगे इसके बारे में कि रीति क्या है, रीतिकाल क्या है, किन किन आचार्यों ने इसको क्या क्या नाम दिए हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है सामान्य परिचय हम इसका पढ़ेंगे, लेकिन क्लास जो है बहुत ही विस्तृत होने वाली है, क्योंकि इस क्लास को हम नोट्स के सहारे पढ़ेंगे और दृष्टि की जो गाइड है उसमें भी पॉइंट बाय पॉइंट दिए हुए हैं
रीतिकाल के बारे में प्रमुख तथ्य है, लेकिन वो क्या है, थोड़े तितर बितर हैं, उनको मैं एक साथ करके आप लोगों के लिए लाया हूं। जो सामान्य परिचय दिया हुआ है वो बिखरा हुआ पड़ा है इस टॉपिक में, इसीलिए मैं उनको एक साथ करके आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और उसके बाद में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, उन्होंने क्या लिखा है रीतिकाल के सामान्य परिचय के बारे में, उसके भी जो प्रमुख तथ्य हैं, प्रमुख कथन हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो क्लास जो पूरी विस्तृत होने वाली है, ये मत सोचिएगा कि एकदम हवा में उड़ाकर फट से ये क्लास हो जाएगी। पढ़ना हमें डीपली ही पड़ेगा, क्योंकि हम बनने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ लेकर हम पीएचडी करने जा रहे हैं। तो हमें किसी भी चीज का, किसी भी टॉपिक का एकदम गहनता से अध्ययन करना है, उसको सीखना है, उसको आत्मसात करना है, तभी हम अपने आगे की तैयारी पुख्ता कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रीति का जो शब्द है, रीति शब्द है, वो रींग धातु और कतिन प्रत्यय से जुड़कर बना है। हिंदी साहित्य का तृतीय चरण, हिंदी साहित्य का तृतीय चरण जो है, जिसमें संस्कृत के लक्षण ग्रंथों पर आधारित काव्य की रचना हुई, उसे रीति काव्य कहते हैं। देखिए, रीति काल में जो रचनाएं हुई हैं वो संस्कृत के ग्रंथों को, संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ हैं उनको आधार बनाकर रचनाएं की गई हैं, जिसे रीति काव्य कहा जाता है। और वो जो कालखंड है जिसमें रीति काव्य की रचना हुई, उसे रीतिकाल कहा जाता है। अब ये लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, इनको डीपली पढ़ने वाले हैं। लक्षण ग्रंथ कौन कौन से हैं, किस किस ने क्या क्या लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और उनके अंदर मैटर क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रीतिकाल के बारे में जान लेते हैं। रीतिकाल की समय सीमा, रीतिकाल की समय सीमा अलग अलग साहित्य इतिहासकार ने अलग अलग मानी है। तो जो प्रमुख हैं उनके विचार हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विक्रमी संवत 1700 से 1900 मानी है रीतिकाल की समय सीमा, जो कि सर्वमान्य है। साधारण रूप से इसी को मान्यता दी गई है। इसीलिए अगर एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है समय सीमा, किसी का नाम ना पूछकर, किसी आलोचक का मत ना पूछकर सीधा सीधा प्रश्न आता है, तो हमें 1700 से 1900 विक्रमी संवत लगाकर आना है। अगर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं कि इसकी समय सीमा भाई 1600 से लेके 1900 विक्रमी संवत तक है। मिश्र बंधु जो है वो एकदम ओड मानते हैं, वो एकदम अपना सटीक प्रमाण देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो विक्रमी संवत जो वर्ष है वो भी इसी प्रकार चुना है कि विक्रमी संवत 1681 से विक्रमी संवत 1889 तक है रीतिकाल की समय सीमा। और दोस्तों, ये रीतिकाल की समय सीमा पूछी भी जा सकती है, मिलान वाला प्रश्न इसमें आ सकता है। तो जो मैंने प्रमुख आपको बताए हैं इनको अवश्य याद रखिएगा। अगर आपको 3 याद हैं और 5 मिलान में दिए हुए हैं तो बाकी 2 भी आसानी से हो जाएंगे। वैसे 5 नहीं 4 ही मैक्सिमम देता है वो, तो अगर 3 आपको पता है तो चौथा अपने आप हो जाता है एलिमिनेशन मेथड से। तो इनको हमें याद रखना है, नोट करते हुए चलिएगा साथ साथ में। जो भी इस स्लाइड में है सब महत्वपूर्ण है। जो भी आपको स्लाइड में जो टाइप्ड मैटर मिलेगा वो सारा मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा, पूरा नोट करते हुए चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर इसमें नहीं है। रीतिकाल का नामकरण देख लेते हैं। कौन कौन से साहित्य इतिहासकार, कौन कौन सा आलोचक क्या क्या नाम देता है, किस किस नाम से संबोधित किया है, देख लेते हैं। रीति काव्य काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। और ग्रियर्सन साहब ही द आर्स पोएटिका कहते हैं रीतिकाल को, जिसका हिंदी में अर्थ है कलात्मक कविता। इसमें क्या है, अपना आचार्यत्व तो दिखाना चाहते थे। रीतिकाल के जो कवि हैं वो अपना आचार्यत्व तो दिखाना चाहते थे, व्याकरण ज्ञान, आलंकारिक ज्ञान अपना शो करना चाहते थे, शो ऑफ पूरा करते थे वो अपने ज्ञान को। इसीलिए इसे कलात्मक कविता का काल भी ग्रियर्सन ने कहा है, कला काल भी कहा है, वो आगे देखेंगे हम। अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, क्योंकि अलंकारों का सबसे ज्यादा जो उपयोग कहिए या फिर इसको
बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उपयोग किया गया है, तो इसी काल में कहा किया गया है और मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल और रीति काल कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि सर्वमान्य भी हैं। और एक जगह आचार्य शुक्ल जी इसको श्रृंगार काल भी कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे जब हम इनका हिंदी साहित्य का इतिहास वाला पोर्शन देखेंगे। कला काल कहने वाले कौन है? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो जो दोनों राम हैं, राम कुमार और राम शंकर, ये दोनों राम क्या कहते हैं? इसको कलाकाल कहते हैं। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। श्रृंगार काल जो है ये कहते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और रीति श्रृंगार काल, रीति श्रृंगार काल कौन कहता है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। अब श्रृंगार काल और रीति श्रृंगार काल में कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर खाली श्रृंगार काल आता है तो उसमें विश्व, और जब रीति श्रृंगार आता है तो उसमें भागी। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। साहित्य शास्त्रीय काल कहने वाले कौन हैं? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ जी हैं। और विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही कहते हैं। वी से विशुद्ध और वी से विश्वनाथ, आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। आगे देखते हैं। ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा आपको, जो टाइप्ड मैटर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको पक्का नोट कीजिए और 2-3 बार दोहराइए, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब इसमें जो मुख्य आलोचक हैं वो क्या कहते हैं रीति काल के बारे में, वो देख लेते हैं। जो इसके नामकरण से संबंधित कथन है वो मैंने इसमें रखे हैं, देख लेते हैं। कला काल कहने पर, यहां पर कला काल कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है, इसको कलाकार लिख दिया है, इसको कला काल लिखिएगा। कला अलग है और काल अलग है, कला काल लिखिएगा इसको। कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है। कलाकाल कहेंगे तो कवियों में जो रसिकता थी वो पूरी तरह दिखाई नहीं पड़ती है जब हम कलाकाल कहते हैं, क्योंकि कला से जो है वो अलंकृति की झलक हमें दिखाई देगी, लेकिन रसिकता का बोध नहीं होगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं भगीरथ मिश्र जी कि कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, और श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशस्ति की, क्योंकि श्रृंगार, ये श्रृंगार भी अशुद्ध है, इसको शुद्ध कर लीजिए। श्रृंगार इस प्रकार लिखा जाएगा। ये सारा टाइपिंग एरर है दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। श्रृंगार काल कहने से क्या है? वीर रस और राज प्रशस्ति की उपेक्षा होती है। रीति काल कहने से प्राय कोई महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और मुख्य प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था, यह धारणा वास्तविक रूप में सही है। ऐसा कहने वाले कौन से आलोचक हैं? डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी का ये कथन है। क्या कह रहे हैं कि कलाकाल कहने से तो रसिकता की उपेक्षा हो जाएगी, श्रृंगार काल कहने से क्या है? जो वीर रस का काव्य इसमें लिखा गया है और उस वीर रस के काव्य में जो राजाओं की प्रशंसा की गई है, उसमें अगर उसको हम श्रृंगार काल कह देंगे तो उसकी उपेक्षा हो जाएगी। हाँ, रीति काल कहना ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, किसी भी इनकी वस्तुगत जो विशेषताएं हैं इनकी उपेक्षा नहीं हो रही है, तो इसीलिए रीति काल कहना इसको बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी। इस कालखंड में कलात्मकता के प्रति अत्यधिक आग्रह रहा, ये हम पूरे रीतिकाल में देखेंगे। अतः मुझे इसके लिए कलाकाल नाम सर्वाधिक उपयुक्त दिखाई देता है। कलाकाल कहने वाले कौन हैं? कलाकाल रामशंकर शुक्ल रसाल। इस काल को कलाकाल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां और विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। ऐसा कहने वाले हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? कला काल किस लिए कह रहे हैं? समीचीन का अर्थ होता है अत्यधिक सटीक, बिल्कुल
निशाने पे लगना चीज, अत्यधिक सटीक, समीचीन। ये क्या कह रहे हैं कि ये रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में और भी बहुत सारा काव्य लिखा गया है जो कि अलग अलग प्रवृत्तियों का रहा है। उसमें अलग अलग तरह का हमें मैटर मिला है और अलग अलग विचारधाराएं मिली हैं, शैलियां मिली हैं, अलग अलग शिल्प में लिखा गया है। इसी और हर एक में क्या है, प्रत्येक में हमें कुछ ना कुछ कलात्मकता दिखाई पड़ रही है। इसीलिए इसको कलाकाल नाम देना समीचीन ज्ञात हो रहा है। समझ में आ गया होगा। एक एक कथन को आपको एकदम अच्छे से मैं समझा रहा हूं क्योंकि शब्द जो हैं बड़े ही क्लिष्ट दिए हुए हैं और उनका अर्थ निकालना, अर्थ का अनर्थ कभी कभी हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से एक एक कथन को समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की ही कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की रही। इससे इस काल को रस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ऐसा कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या कह रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारा तरह का इसमें काव्य लिखा गया है, लेकिन श्रृंगार और वीर इसमें सबसे ज्यादा लिखा गया है। इसीलिए इसको श्रृंगार काल कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों में भी श्रृंगार की ही प्रधानता रही है। क्योंकि कवि जो हैं वो दरबारी कवि होते थे, राजाओं के सामने, सामंतों के सामने वो कविता कहते थे, तो उसमें क्या है, मैक्सिमम क्या होता था, श्रृंगारिक कविताएं होती थी जिससे कि राजा अथवा जो सामंत है वो खुश हो जाए, मोहित हो जाए, खुश होकर उनको मुद्राएं भेंट करे, उनका नाम हो, या फिर उनकी वीरता की प्रशंसा करते थे ताकि वो एकदम फूले ना समाये और उनकी प्रशंसा की जाए, उनको ऊंचे ऊंचे ओहदे दिए जाएं, उनको हजारों हजार मुद्राएं भेंट की जाएं। इसीलिए क्या था, वहां पर श्रृंगार का और वीर का काव्य लिखा गया। इसीलिए इसको श्रृंगार काल कहना उचित है क्योंकि इन दोनों में भी श्रृंगारिक काव्य अधिक लिखा गया है। तो ये विश्लेषण कर रहे हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब रीतिकाल के उदय के कारण हम देख लेते हैं क्या क्या कारण रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं कि किस कारण इसका उदय हुआ। आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। जो राजा थे वो जैसी कविता सुनना चाहते थे उसी प्रकार की कविताएं उनके लिए बना के वो जो काव्य लिखा गया उसी प्रकार का काव्य उनको लिखकर सुनाया गया। इसी कारण से रीतिकाल का उदय हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर रीति काव्य लिखा गया था। ये भी एकदम ठीक कह रहे हैं। फलस्वरूप रीतिकाल का उदय हुआ। इनकी बात भी एकदम सही है। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं, दरबारी संस्कृति के प्रभाव से कवि हताश और निराश हो गए थे, फलस्वरूप रीति काव्य लिखा गया। इनका कहना भी एकदम ठीक है। ये जितने भी कथन हैं इनको जब हम आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां क्या थी, तब आप लोगों को ये कथन पढ़ के एकदम ये लगेगा कि हाँ भाई ये भी ठीक कह रहा है, ये भी ठीक कह रहा है, ये भी ठीक कह रहा है। इतने बड़े बड़े आलोचक हैं, गलत तो वो कहेंगे नहीं, लेकिन किसी ने किसी और को फैक्ट आधार बनाकर कोई कथन लिखा है और दूसरे ने किसी और कारण को आधार बनाकर कोई कथन लिखा है। तो इनको हमें अच्छे से पढ़ना है, इनको याद करना है। डॉक्टर नामवर सिंह जी क्या कहते हैं, काव्य में नवीनता लाने के लिए रीति काव्य लिखा गया। नए से नवीनता, नए से नामवर सिंह, अगर ये कथन आता है तो ये आसानी से हो जाना चाहिए। नगेंद्र वाले कथन को हम कैसे याद रख सकते हैं, दरबारी संस्कृति के प्रभाव से कवि हताश और निराश हो गए थे, फलस्वरूप रीति काव्य लिखा गया। तो इसमें दरबारी संस्कृति जहां आएगा तो दरबारी संस्कृति की बात कौन करता है, डॉक्टर नगेंद्र जी करते हैं। और संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की बात करने वाले जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ हैं उनकी बात कौन से आचार्य करेंगे, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करेंगे। और जो कड़वी कड़वी बातें हैं वो तो मैक्सिमम हमारे शुक्ल जी ने कही हैं। तो आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि थी, एकदम सीधा सीधा बोल दिया इन्होंने, पटक दिया उठा के कि जैसा राजाओं ने बोला वैसा उन्होंने लिख दिया। तो ये बात कहने वाले कौन हैं, हमारे जो सीधे सीधे बोलने वाले हैं, एकदम सटीक बोलने वाले हैं, सटीक बयानी, सपाट बयानी करने वाले कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उन्होंने
ये कह दिया, तो इन ट्रिक्स से आप इन कथनों को याद कर सकते हैं। रीतिकाल के पतन के कारण देख लेते हैं, किस कारण इसका पतन हुआ, 200 ही साल जिया, किस कारण? काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव था, बिल्कुल नहीं लिखा गया लोगों के लिए, खाली राजाओं के लिए, सामंतों के लिए लिखा गया। अत्यधिक रसिकता हुई इसमें और श्रृंगारिकता बहुत थी, इसीलिए क्या है, आम जनता समझ ही नहीं पाती थी आदि बातों को। चमत्कार अतिशयता थी, चमत्कार दिखाना चाहते थे, हर कवि जो है अपने आप को आचार्य सिद्ध करना चाहता था, ये इसमें प्रवृत्ति रही है। और रीतिकाल के प्रवर्तक कौन कौन हैं, ये देख लेते हैं, कौन सा आलोचक क्या मानता है। आचार्य शुक्ल जी जो हैं वो मानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी को, जो कि मान्य मत नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो मानते हैं वो केशवनाथ को मानते हैं, जो कि बहुत ही बड़े आचार्य माने जाते हैं रीतिकाल के, और यही सर्वमान्य मत है। नागरी प्रचारणी सभा काशी भी इसी को इसी मत को स्वीकार करती है। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी रीतिकाल के बारे में विशेषताएं क्या हैं वो देख लेते हैं। विशेषता यानी विशेष तथ्य क्या है इसके बारे में वो देखना है। रीति परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, वो है हितरंगिणी, जो कि कृपाराम ने लिखा है। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, एकदम से पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे एग्जाम में, इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशली ये मैं टाइप करके लाया हूं। रीतिकाल को ललित कलाओं का श्रृंगार काल कहा जाता है। मार्कंडेय वाजपेयी ने बहुत बड़ी बात कही है, रीतिकाल को उन्होंने गुंडेपन और शोहदेपन की हरकत कहा है, क्योंकि इसमें जो है भर भर के नक्शिक वर्णन दिया गया है, और नक्शिक वर्णन करते करते बहुत ही ज्यादा भोगपरक बातें इसमें लिख दी गई हैं, जिससे कि राजा सामंत जो है बड़े खुश हो जाएं, और अलग अलग तरह की बातें हैं उसमें, सबके बारे में हम डीपली आगे पढ़ने वाले हैं। तो मार्कंडेय वाजपेयी ने रीतिकाल को सीधा सीधा गुंडेपन और शोधेपन की हरकत कह दिया है। रीतिकाल में प्रधानता तो श्रृंगार की रही है, लेकिन वीर रस और भक्ति रस की रचनाएं भी हुई हैं। यहाँ पर रासों की जगह रस कर लीजिएगा, मिस टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग एरर है जी, इसको ठीक कर लीजिएगा। रीतिकालीन कवियों का श्रृंगार के प्रति दृष्टिकोण भोग परक था। डॉक्टर नगेंद्र जी देखिए, जो भोग परक वाली जो बात थी वो इन्होंने लिख दी है। बहुत ही बढ़िया कथन है ये, और ये आ सकता है एकदम एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां क्या रही इस काल की, रीतिकाल की प्रवृत्तियां मुख्य रूप से क्या रही हैं वो देख लेते हैं। मुख्य रूप से क्या, जितनी प्रवृत्तियां थी वो मैक्सिमम मैंने लिख दी हैं ताकि कुछ छूटने ना पाए, क्योंकि रीतिकाल जो है वो बहुत हाईफाई मैटर है, बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, जिसको सारी बात याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम अगर पढ़ेंगे तभी इसको याद रख सकते हैं। आगे जैसे मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास वाला जो पोर्शन आपको करवाऊंगा उसमें देखेंगे कि इस प्रकार लिख दिया गया है, बहुत ही क्लिष्ट भाषा है जिसको समझना भी बहुत मुश्किल है, और पैराग्राफ में इतना सकुचाए हुए शब्द हैं उसमें, बहुत ही कि घुसेड़ दिए गए हैं जैसे शब्द, तो बहुत ही मुश्किल है उसको कोई बहुत जानकार आदमी पढ़ सकता है, या फिर पहली बार में तो कोई उसको समझ पाएगा ही नहीं, 2-3 बार उसको पढ़ेंगे तब वो धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगता है। हमें भी समझ नहीं आता था, हमने भी बहुत बार उसको पढ़ा है, तब जाके उसमें से समझ में आने लगा है। तो अगर आप उसको पढ़ के अगर तैयारी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, उसी से बेड़ा पार होने वाला है। विशेषताएं और प्रवृत्तियां क्या हैं? श्रृंगारिकता रही है इसमें, वीर रस और राज प्रशस्ति भर भर के है, लक्षण ग्रंथों की रचना की है, और ये लक्षण ग्रंथ जो है ये संस्कृत वाले नहीं, हिंदी में लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं, जो माफ कीजिएगा, जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ थे उनको आधार बनाकर हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना की गई रीतिकालीन कवियों के द्वारा। मुक्तक काव्य की इसमें प्रधानता रही है, नक्शिक वर्णन बहुत किया गया है, नायिका भेद भी मिलेगा जब नक्शिक वर्णन है तो। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा हुई है, जिस प्रकार अवधि भाषा की प्रतिष्ठा भक्ति काल में हम देखते हैं, उसी प्रकार से रीति काल में जो है ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा काव्य रूप में कर दी गई है। कलात्मकता के प्रति आग्रह दिखता है हमें कवियों में, चमत्कार अतिशयता है ही, भक्ति भावना की क्षीणता है, भक्ति परक काव्य लिखा गया लेकिन बहुत ही कम अनुपात में लिखा गया है वो। कवि तथा आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति रही है, छंद विविधता इसमें हमें मिलती है,
बहुत ही अच्छी बात है ये रीतिकाल की, कि श्रृंगार के लिए सवैया छंद प्रयोग में लाए गए हैं, वीर रस के लिए कवित्व छंद और भक्ति तथा नीति संबंधी काव्य के लिए दोहा छंद। तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं रीतिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता कि किस आलोचक ने, किस इतिहासकार ने क्या नाम दिया है रीतिकाल का, वो देख लेते हैं। अंधकार काल कहने वाले कौन हैं? त्रिलोचन जी हैं। कलाकाल कहने वाले डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल और भगीरथ मिश्र जी। रीतिकाल कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अलंकृत काल कहने वाले मिश्र बंधु। श्रृंगार काल कहने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कहते हैं। इसमें क्या है, मैं इनमें ये वाला कवर नहीं कर पाया था, अंधकार काल वाला, और ये मुझे लास्ट मोमेंट पे मिला है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। इससे क्या है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी आपके पूरे पूरे बनेंगे, उसमें कुछ छूटने वाला नहीं है। अब रीति से अभिप्राय क्या है, कौन कौन से जो रीतिकालीन आचार्य रहे हैं, कवि रहे हैं, वो रीति से क्या अभिप्राय रखते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई महत्वपूर्ण आलोचकों ने रीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि रीति से आशय है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। रीति का अर्थ जो है क्या है, वो है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। जिस प्रकार संस्कृत लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर हिंदी में काव्य सर्जना की गई, जिस प्रकार हिंदी के अन्य लक्षण ग्रंथ लिखे गए, उसे हम अनुकरण करने की प्रवृत्ति ही तो कहेंगे। इसीलिए इसका नाम रीतिकाल दिया गया है। रीति यानी परंपरा जो चलती आई है पहले से, इसीलिए इसका नाम रीतिकाल दिया गया है। अब केशव दास क्या कहते हैं, समुझय वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। ये कुछ पंक्तियां हैं, एक एक पंक्तियां हैं, इनको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि अलग अलग रीतिकालीन कवि ने या फिर आचार्य ने रीति से क्या क्या अभिप्राय माना है वो इन पंक्तियों में ही है। आगे चिंतामणि क्या कहते हैं, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार। भूषण क्या कहते हैं, सुकविन हूं की कछु कृपा समुझी कविन को पथ। मतीराम कहते हैं सो विश्रब्द नवोडयो वर्णत कवि रस रीति। देव कहते हैं अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। ये कहने वाले कौन है, सोमनाथ हैं। थोड़े क्रम क्रम ते कहीं अलंकार की रीति। दूल्हा कवि कहते हैं ये। ताही को रति कहत हैं रस ग्रंथन की रीति। पद्माकर जी का कथन है ये। कवित रीति कछु कहत हैं व्यंग अर्थ चित लाए। प्रताप शाही काव्य की रीति सीखी सुकविन सो। ये कहते हैं भिखारी दास जी। अरु कछु मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास। ये कहते हैं भिखारी दास जी। भिखारी दास जी एक और कहते हैं बंदाऊ सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ जाते कछु हूं लहयो कविताई को पंथ। ये भिखारी दास जी कहते हैं। देखिए ये जितने भी कथन हैं इनका अर्थ मैं इसीलिए नहीं समझा रहा हूं आपको, क्योंकि जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे चलकर, हम केशवदास, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, देव, सोमनाथ और दूल्हा कवि माफ कीजिएगा पद्माकर, प्रताप शाही, भिखारी दास और ऐसे ही बहुत सारे रीतिकालीन कवियों को हम पढ़ने वाले हैं। उनको जब विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे तब ये पंक्तियां भी हमें उनकी पढ़नी है, साथ में और भी उनके कई दोहे पंक्तियां हम पढ़ने वाले हैं। तो सारा जो व्याख्या है हम वहां पे करने वाले हैं, ताकि एक एक पंक्ति की व्याख्या होगी तो एक एक कवि को हम अलग से पढ़कर उसको दिमाग के एक अलग से कोने में सेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे देख लेते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक और उनके प्रस्तोता। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी क्या कहते हैं, कौन है प्रवर्तक, कृपाराम है, और रचना काल उनका क्या रहा है 1541 ईस्वी। आप प्रवर्तक याद रख लीजिए, रचना काल याद रखना कोई बहुत ज्यादा आवश्यक
नहीं हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कृपाराम को मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं केशव दास को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि को। कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से, केशव दास को रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से तथा चिंतामणि को रीति की अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये जो है इनकी अलग अलग कैटेगरी है। कृपाराम क्या है, वो सबसे पहले हुए, उन्होंने सबसे पहले जो है रीति काव्य की सर्जना उन्होंने शुरू की, इसीलिए उनको प्रथम प्रस्तोता माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। और केशव दास जो हैं उनको क्या है, उन्होंने इतना ज्यादा रीति काव्य लिख दिया ना, इतना ज्यादा उन्होंने काव्य रचना कर दी, लक्षण ग्रंथों की रचना कर दी, बहुत बड़े आचार्य रहे हैं, बहुत बड़े कवि रहे हैं, इसीलिए उनको प्रथम प्रस्तोता या फिर प्रवर्तक कह दिया गया है। और हमारे जो चिंतामणि जी हैं जिनको शुक्ल जी मानते हैं प्रवर्तक, उनके यहाँ से क्या है, रीति काव्य की परंपरा चली है। उन्होंने ग्रंथ इतने बहुत ज्यादा नहीं लिखे हैं, लेकिन उनके यहाँ से परंपरा चली तो वो निरंतर चलती गई, बीच में वो रुकी नहीं, उनके पीछे पीछे लग गए सारे कवि, उनकी लाइन पर चलने लगे, इसीलिए उनको कहा जाता है प्रवर्तक। लेकिन केशव दास हैं वो सर्वमान्य रूप से रीतिकाल के प्रवर्तक कहे जाते हैं। अब देख लेते हैं रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि देखना बहुत आवश्यक है। उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चहल पहल क्या हो रही थी जिसके कारण इसका उदय हुआ, देख लेते हैं। रीतिकाल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। मुगल राजा शासन करते थे तो वो भोग विलासी थे बहुत, और वो अपने सभा में, अपने दरबार में दरबारी कवि रखते थे, उनसे मनचाही कविताएं, मनचाहा काव्य उनको बोलकर वो सर्जना करवाते थे, रचना करवाते थे और सुनते थे। तो अधिकतर क्या है, श्रृंगारिक नक्षिक वर्णन जिसमें मिले या फिर वीर रस के काव्य वो सुनते थे, और इसी प्रकार के काव्य की रचना शुरू हो गई। फिर वहीं से रीतिकाल शुरू हो गया। सामाजिक रूप से यह काल भी सामंतवादी स्थितियों का ही काल है। जिस प्रकार से रासो काल जो था वो भी इसी प्रकार का था, उसी प्रकार का काल रीतिकाल भी है इस युग में, लेकिन थोड़ा सा इसका स्तर गिरा हुआ है। इस युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा। फारसी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें कविताएं प्रायः प्रेम की विरह पक्ष पर केंद्रित होती हैं। रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय है। इस समय मुक्ति की भावना दो रूपों में हिंदी कविता में पैदा हुई, रीति मुक्त और रीति इतर। ये इंपॉर्टेंट। रीतिकाल में दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जाती रही हैं। रीतिकाल की गैर दरबारी कविता में प्रायः दो परंपराएं, नीति काव्य और भक्ति काव्य आती है। ये कथन हमने पढ़ा भी था कि उस समय पर ऐसा नहीं है कि खाली श्रृंगारिक रचनाएं, वीर काव्य की रचनाएं हुई हों। उस समय पे नीति के और भक्ति के पद भी लिखे गए, रचनाएं की गई, लेकिन अनुपात उनका बहुत कम था। तो दरबार से बाहर जो रचनाएं लिखी गई हैं, गैर दरबारी कविता जिसको कहा जाता है, उसमें नीति काव्य और भक्ति काव्य ये दोनों आती हैं मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त इस काल में पहली बार स्वतंत्र रूप से नीति काव्य की परंपरा का विकास हुआ, जिसमें लोक भाषा में लोक जीवन के उदाहरणों के आधार पर नीति काव्य कहे गए हैं। लेकिन फिर मैं आपको एक बार कहना चाहूंगा, जो अनुपात है वो बहुत कम है नीति और भक्ति की रचनाओं का। अब देख लेते हैं रीतिकाल में आचार्यत्व। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, मैंने पहले बताया आपको कि कवि जो है सब में आचार्य बनने की प्रवृत्ति थी उस समय पर, क्योंकि सब जो है अपनी प्रशंसा चाहते थे, सब कहीं ना कहीं का सामंत बनना चाहते थे दरबारी कवि होकर, इसीलिए होड़ लगी हुई थी आचार्य बनने की। तो आचार्य तो क्या था देख लेते हैं।
भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए हैं। एक तो है उद्भावक आचार्य, दूसरा है व्याख्याता आचार्य और तीसरा है कवि शिक्षक आचार्य। उद्भावक आचार्य क्या होते हैं? जिन्होंने कोई मौलिक सिद्धांत बनाए हों काव्य शास्त्र में। काव्य शास्त्र हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जो इकाई शायद 5 है, उसको हम ब्रॉडली एकदम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तब जाकर उसके अंगों को हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन रीतिकाल का जो सामान्य परिचय है उसमें भी उसके बहुत से अंगों की चर्चा होगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको आगे भी मिल जाएगी। अभी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम खाली नाम याद करेंगे उनका। तो उद्भावक आचार्य कौन से होते हैं? जिन्होंने काव्य शास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार किया या काव्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया। दूसरी श्रेणी में कौन से आचार्य आते हैं? जिन्होंने काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की है। काव्य की अंगों की व्याख्या करने वाले व्याख्याता हो गए। सिंपल है, व्याख्या करने वाले व्याख्याता हो गए। तीसरी श्रेणी कवि शिक्षक, जो कि ज्ञान देते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार का काव्य सृजना की जाए। इस मानदंड पर रीतिकाल के अधिकांश आचार्य कवि मूलतः कवि शिक्षक एवं व्याख्याता आचार्य की श्रेणी में आते हैं। प्रमुख आलोचकों की दृष्टि से रीतिकाल का मूल्यांकन। आलोचक क्या क्या कहते हैं? हम कथन पहले भी कुछ पढ़ के आ चुके हैं, थोड़े से और देख सकते हैं हम इसमें। इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियां थी। जब मुगल शासन कर रहे थे तो क्या था? एक तो उत्पादक वर्ग था। उत्पादक वर्ग कौन है? जो आम जनता है, जो मुख्य रूप से कृषि व्यवसाय करती थी या फिर कोई कच्चा माल तैयार करती थी, वो उत्पादक वर्ग हो गया, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां जैसे बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि थी। और दूसरा था भोक्ता वर्ग। भोक्ता वर्ग में कौन आ गए? राजा आ गए, नवाब आ गए, सामंत आ गए, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिनके पास बहुत कई कई गांवों की जमींदारी थी, वो आ गए। तो ये सब जो है भोक्ता वर्ग में थे या भोक्तृत्व का मददगार था। ठीक है, ये कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। बहुत बड़ा ये कथन है, देखने में बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप इसका अर्थ देखें तो बहुत ही विस्तृत अर्थ है। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, ये कहने वाले हैं बच्चन सिंह। इतनी बड़ी बात कहने वाले कोई बड़े आदमी अमिताभ बच्चन से हम बच्चन सिंह को इस प्रकार याद रख सकते हैं कि बहुत बड़ी बात कही है। राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई है और अन्य प्रकार की कविताएं उनके सामने दब सी गई हैं। राजाओं से पुरस्कार मिलना था, ठीक है, लोगों से वाहवाही लूटनी थी, सामंत वर्ग में अपना दबदबा बनाना था। इस कारण क्या है? श्रृंगारिक कविताएं रची गई और अन्य प्रकार की कविताएं बहुत कम मात्रा में रची गई। इस काल को कलाकाल का नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। ये कथन हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। मार्कंडेय वाजपेयी ने क्या कहा है? गुंडेपन और शोधेपन की हरकत कहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको साथ में नोट करते हुए चलिए। अब आगे पोर्शन आ जाता है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास की पुस्तक नहीं, इसको ग्रंथ कहेंगे। ये ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास का। उत्तर मध्यकाल इन्होंने ये इसको नामकरण दिया है, एक दूसरा नाम रीतिकाल है। 1700 से 1900 विक्रमी संवत इसका समय है। देख लेते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं पहले से ही हाईलाइट करके आया हूं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी कहानी अगर हम पढ़ने लग गए इनकी तो एक बार में समझ आने वाला है नहीं। आप बार बार फिर वीडियो को रिवाइंड कर करके देखेंगे या फिर 3-4 बार उसको पढ़ डालेंगे, लेकिन बहुत जो उन्होंने लिखा है वो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। पॉइंट्स में सब पढ़ लिया है हमने, जो हमारे काम लायक है वो हमने पढ़ लिया है, बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया है, बल्कि डीपली पढ़ लिया है। हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था।
क्या कहते हैं कि पूर्ण प्रौढ़ता कब मिली शुक्ल जी? जब रीतिकाल का आविर्भाव हुआ। तो इस बात को एकदम जहन में बिठा लीजिए, ये रटने वाली बात है नहीं। प्रौढ़ता कब मिली? जब रीतिकाल आया। संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। इन्होंने भी कहा कि सबसे पहले कृपाराम ने लिखा है। उसी समय के लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने, अब मोहनलाल मिश्र जो हैं वो भी बहुत बड़े आचार्य रहे हैं, जिनका नाम हम रीतिकाव्य जब पढ़ते हैं उसमें नहीं लेते हैं, उससे भी पहले के हैं वो। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से? श्रृंगार सागर, माफ कीजिए, इन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा, श्रृंगार सागर, जो कि श्रृंगार संबंधी ग्रंथ है। ये नाम नोट करते चलिएगा, इन नामों को आप याद कीजिएगा। नरहरि कवि के साथी कर्णेश कवि ने 3 लिखे थे। कर्णेश कवि ने 3 कौन से ग्रंथ लिखे थे? कर्णाभरण, श्रुति भूषण और भूप भूषण। ये कर्णाभरण नाम से हमें बहुत सारे इसमें ग्रंथ मिलने वाले हैं, तो हमें जो मेन है वो याद रखने हैं। कर्णाभरण के नाम से इसके प्रीफिक्स सफिक्स लगे हुए और भी बहुत सारे ग्रंथ हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें याद रखना है कि कौन सा कर्णाभरण है। जो खाली कर्णाभरण है ये कर्णेश कवि का है, इसको याद रखिएगा, इन्हें नोट करते चलिए। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया था। चमत्कारवादी कवि थे वो। कौन? आचार्य केशव को चमत्कारवादी कवि कहा है शुक्ल जी ने। अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद कर केशवदास के बारे में बात कर रहे हैं वो। कवि प्रिया में उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सामान्य और विशेष 2 भेद कर दिए हैं अलंकारों के, ठीक है। और सामान्य के अंतर्गत उन्होंने क्या रखा है? वर्ण विषय। और विशेष के अंतर्गत उन्होंने रखा है वास्तविक अलंकार क्या होते हैं। तो उन्होंने 2 कैटेगरी बना दी हैं, एक सामान्य की और एक विशेष की। सामान्य में उन्होंने क्या लिखा है कि वर्ण विषय क्या है, कौन से अलंकार का क्या वर्ण विषय है। और विशेष में उन्होंने क्या लिखा है कि वास्तविक अलंकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है। ये केशवदास जी ने लिखा है कवि प्रिया में। आगे ये कहते हैं कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ था। यानी कि केशवदास ने जब कवि प्रिया लिखी ना, उससे 50 वर्ष पीछे ही, पहले ही रीति काव्य लिखना शुरू हो चुका था। जो पुराने आचार्य थे भामह उद्भटते, उनके मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली, जिसमें अलंकार्य का भेद हो गया था। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए। मेन पॉइंट है ये। अलंकार ग्रंथ जो लिखे गए हिंदी में वो किसके आधार पर लिखे गए? जो संस्कृत का चंद्रालोक है और कुवलयानंद है, उनके आधार पर लिखे गए हैं। और 2 ग्रंथ है जिनके आधार पर भी लिखे गए हैं, वो कौन से हैं? काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। इनके संस्कृत लक्षण ग्रंथों के आधार पर हिंदी लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। वो लक्षण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है। तो सिंपल सी बात है, चिंतामणि त्रिपाठी को प्रवर्तक मानने वाले शुक्ल के अलावा और कोई तो है ही नहीं। तो सीधे हम टिक लगा देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पर। उन्होंने काव्य विवेक लिखा, काव्य कुल कल्पतरु लिखा और काव्य प्रकाश लिखा। इनके बारे में हम बिल्कुल विस्तृत रूप से पढ़ेंगे केशवदास जी के बारे में, तब इनकी इन रचनाओं के बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे। रचनाओं में आखिर है क्या वो भी पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। लेकिन अभी क्या है, मोटा मोटा हमें ये ध्यान रखना है आगे जब हम पढ़ेंगे कि किस कवि की क्या मुख्य रचना है, तभी हम उसके बारे में जानकारी जब लेंगे हम पूरी, तो अच्छे से हम उसको अपने दिमाग में, अपने मन में उतार सकते हैं उसको। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी ना हो पाया था। तो ये क्या है, ये रीतिकाल में सोचा था कि हमारा जो व्याकरण है
वो और समृद्ध होगा हिंदी का, लेकिन उतना नहीं हो पाया। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन किया गया, तर्क द्वारा खंडन मंडन और नए सिद्धांतों का प्रतिपादन, ये सब हमने सोचा था कि होगा, लेकिन नहीं हो पाया। हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। शुक्ल जी क्या कहते हैं, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले तो सैकड़ों हैं, लेकिन सब के सब आचार्य के कोटि में नहीं आ सकते हैं। वे वास्तव में कवि ही थे, यानी कि सबने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को कईयों ने तो यूं का यूं छाप दिया है, तो वो आचार्य की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो कवि की ही कैटेगरी में आएंगे। ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। काव्य के साधारणतः दो भेद किए जाते हैं, श्रव्य और दृश्य। एक तो जिसको सुनकर आनंद ले, एक दृश्य कि जिसको सुनकर हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक दृश्य बन जाए, एक सीन क्रिएट हो जाए, जिससे कि हमें उसका और आनंद मिले। रीतिकाल में क्या हुआ है, खाली श्रव्य पर ध्यान रखा गया है, दृश्य पर नहीं। आगे देख लेते हैं। काव्यांगों का विस्तृत समावेश दास जी ने अपने काव्य निर्णय में किया है। ये दास जी कौन हैं, ये भिखारी दास जी हैं। भिखारी दास जी के काव्य निर्णय के आधार पर बहुत सारी बातें अभी आगे शुक्ल जी ने लिखी हैं रीतिकाल के संबंध में, रीतिकाल में जो काव्य लिखा गया उसके संबंध में, रीतिकालीन जो कवि और आचार्य हुए हैं उनके संबंध में। काव्य निर्णय को बेस बनाकर बहुत सारा विवेचन शुक्ल जी करते हैं। क्या करते हैं, देख लेते हैं उनके मेन पॉइंट्स। देव कवि का संचारियों के बीच संचारी भाव होते हैं। ये हम जब काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तब डीपली पढ़ेंगे इसको, अभी ये जानकारी पर्याप्त है कि संचारी भाव होते हैं जो कि काव्य शास्त्र से रिलेटेड है। संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सूझ समझ पड़ा है। कुछ लोगों ने प्रशंसा की है कि ये बहुत अच्छी सूझ की बात है। उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत के रस तरंगिणी से ली हैं, वैसे ही है छल भी। तो क्या है, जो कम ज्ञानी लोग हैं उनको तो बहुत अच्छा लगा, और जो ज्ञान से एकदम परिपूर्ण है, संस्कृत के लक्षण ग्रंथ जिन्होंने पढ़ लिए हैं, जिनकी जानकारी वो रखते हैं, वो क्या कहते हैं कि यार जैसे रस तरंगिणी से इन्होंने और तत्व उठाए हैं, उसी प्रकार से इन्होंने छल भी एक संचारी भाव वो उठाया है वहां से। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है यार, ऐसे बोलेंगे ना। तो वही शुक्ल जी कह रहे हैं कि उनको ये बात भी जाननी चाहिए, जैसे और फैक्ट्स और मैटर उन्होंने लक्षण ग्रंथों से, संस्कृत वाले से उठाया है, रस तरंगिणी से उठाया है, उसी प्रकार ये भी वहीं से लिया है भाई, कोई नया नहीं है। उन्होंने अपने खुद से निर्माण नहीं किया है, ये कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं बना दिया है, ये कहना चाह रहे हैं शुक्ल जी। आगे केशवदास के बारे में क्या कहते हैं, केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। ये जो हैं केशव को ही अलंकारवादी कवि कहते हैं शुक्ल जी, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे महाराज जसवंत सिंह जी के बारे में क्या कहते हैं। महाराज जसवंत सिंह जो है ये राजा के साथ साथ बहुत बड़े कवि भी रहे हैं। इन्होंने अपने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की है, पर उसके अलंकार के अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया है। चंद्रालोक के आधार पर उन्होंने रचना तो कर दी भाषा भूषण की, लेकिन अलंकार की अनिवार्यता का जो सिद्धांत है वो उन्होंने उसमें नहीं रखा है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए कि किस प्रकार समझाया है शुक्ल जी ने, कितनी बारीकियां उन्होंने बताई हैं जो कि हमें समझ नहीं आती हैं। इस प्रकार हम पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे बहुत, इसलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के लिए लेके आया था। लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो उन पॉइंट्स में कवर नहीं हो पाई हैं, तो ये जो मैं हाईलाइट करके लाया हूं इनको लिखते रहिए। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा। अलंकार की अपेक्षा नायिका भेद बहुत ज्यादा किया गया है। इससे श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत सुंदर मुक्तक रचना हिंदी में हुई।
ये फायदा हुआ है रीति काव्य का। न जाने कितने ग्रंथ केवल नक्षिक वर्णन पर लिखे गए, नक्षिक वर्णन पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। उसी प्रकार उद्दीपन के रूप में षट ऋतु वर्णन भी कई पुस्तकों में लिखा गया है। आगे क्या कहते हैं, प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन की भिन्न चिंत्य बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवि की दृष्टि नहीं जाने पाई। भाई वो तो अपने महाराजाओं सामंतों को ही मोहित करने में लगे रहे, आम जनता की तरफ देखे ही नहीं। अगर देखा ही नहीं उनकी तरफ तो उनके बारे में क्या लिखेंगे भाई, नहीं गई उनकी दृष्टि उधर, उसका क्षेत्र संकुचित हो गया। ठीक है, रीति काव्य का जो क्षेत्र है वो संकुचित हो गया। इसी कारण कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया था। वो स्वयं क्या सोचता है भाई, कवि का खुद का भी तो कोई दृष्टि होती होगी, उसकी खुद की भी तो कोई सोच होती होगी। यही नहीं है कि वो राजा ने जैसा बोला वैसा लिखता गया, उसकी खुद की भी कोई मन रहा होगा वो लिखना। कवि का जो मन है वो, कोई कवि किसी प्रकार की कविता लिखना चाहता है, कोई किसी प्रकार की, मजा आता है जिसको जिस प्रकार की कविता लिखने में। तो हर कवि का कोई मन भी रहा होगा, तो वो मारना पड़ा उनको। क्या हुआ, उसको अभिव्यक्त करने का अवसर ही नहीं मिला। कुछ कवियों के बीच भाषा शैली, पद विन्यास, अलंकार विधान आदि बाहरी बातों का भेद हमें थोड़ा बहुत दिखा सकें तो दिखा सकें, पर उनकी अभ्यंतर प्रकृति के अन्वेषण में समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं। तो ये जो आसान सी बात थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी है। पूरा जो पैराग्राफ इसमें यही लिखा हुआ है बस। आगे देख लेते हैं। सूरदास की जो भाषा है वो यत्र तत्र पूर्वी बोली का प्रयोग उसमें। अब यहाँ पर क्या है, भाषा के बारे में बता रहे हैं कि रीति काल की जो भाषा है वो कैसी रही है। तो ये मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि ब्रज भाषा को पूर्ण रूप से काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने का मौका रीति काल में मिला है दोस्तों। ये बात जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाषा के बारे में। ठीक है, बाकी पूरा विस्तृत विवरण दे रहे हैं शुक्ल जी। क्या कह रहे हैं, सूरदास की भाषा में जैसे पूर्वी बोली का प्रयोग मिलता है, जैसे मोर, हमार, कीन, यस, जंस, जस ऐसे शब्दों का चलन था, इसी प्रकार बिहारी की भाषा में कीन, दीन आदि ये मिलता है। ठीक है, रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ है। ब्रज भाषा बनी है लेकिन अवध में इसका विकास हुआ है। अतः इस काल में काव्य की ब्रज भाषा में अवधि का प्रयोग और अधिक मिले। इस बात को किसी न किसी कवि ने लक्ष्य भी किया। दास जी ने अपने काव्य निर्णय में काव्य भाषा पर ही कुछ दृष्टिपात किया। क्या लिखा उन्होंने, मिश्रित भाषा का वो यशगान करते हैं, समर्थन करते हैं। क्या कहते हैं, ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहें, सुमति सब कोई, मिले संस्कृत पारस्यो पै अति प्रगट जू होई, ब्रज मागधी मिले अमर नाग युवन भाखानी, सहज पारसी हूँ मिले षट विधि कहत बखानी। क्या कहते हैं ये कि ब्रज भाषा में जो है पूर्वी भाषा मिल जाए, ठीक है, जो कि मागधी भाषा है। और अर्धमागधी कौन है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी है। ठीक है, और जवादानी के लिए ब्रज का निवास आवश्यक नहीं है। और प्राप्त जो कवियों की वाणी भी प्रमाणित ये करती है। उन्होंने कहा है क्या, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो। ब्रज भाषा को बढ़ावा देने के लिए, काव्य सर्जना के लिए कोई जरूरी नहीं है ब्रजवास ही करें कि ब्रजमंडल में ही वास करें। ऐसे ऐसे कविन की बानी हूं सो जानिए, कि बहुत से ऐसे कवि हैं, दुनिया भर के ऐसे कवि हैं जो ब्रज भाषा में लिखते हैं लेकिन ब्रज में रहते नहीं हैं। तो उनको जानिए, उनको देखिए, उनकी कविताएं पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि ब्रजमंडल में रहकर आप ब्रज भाषा लिखें, उसको प्रतिष्ठित करें। ब्रज भाषा को इतना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। आप बाहर रहकर भी ब्रज भाषा का इस प्रकार से समर्थन कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और क्या कहते हैं, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। इनकी भाषा के बारे में कह रहे हैं, कौन, तुलसी और गंग, तुलसीदास और गंग कवि जो हैं, इनकी भाषा के बारे में कह रहे हैं कि बहुत ही इसमें विविधता मिलती है इनकी भाषा में, इसीलिए ये
सुकविन के, जो बड़े कवि हुए, सुप्रसिद्ध कवि हुए, उनके सरदार हैं। भक्ति काल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमान के संसर्ग से कुछ फारसी शब्द और चलते भाव मिलने लगे, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। नामदेव और कबीर के भाषा में तो था ही, तुलसीदास की भाषा में भी गनी, गरीब साहब, इताती, उमर दराज इस प्रकार के शब्द मिलते हैं जो कि फारसी शब्द हैं। माफ कीजिएगा, यवनी शब्द है, इनका प्रयोग हमें मिलता है, तो इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि हैं जो कि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बच पाए हैं, पर उन्होंने उन भावों को अपने देसी सांचे में ढाल लिया है और पढ़ने वाले को ये खटक ही नहीं होती है कि ये तो जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। इस प्रकार से अपनी कविताएं में उन्होंने ढाल लिया है उन शब्दों को। रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित और सवैया ही रहे हैं। कवित तो श्रृंगार और वीर दोनों के लिए लिखे, समान रूप से उपयुक्त किया गया। सवैया जो है वो श्रृंगार और करुण इन दो कोमल रसों के लिए लिखा गया, हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। यद्यपि वीर रस की कविता में भी इसका व्यवहार कवियों ने जहां तहां किया है, क्या सवैया का भी प्रयोग किया है, ये बोलते हैं हमारे शुक्ल जी। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है, प्रधानता श्रृंगार की ही रही है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। और यहां पर आज की हमारी ये कक्षा समाप्त होती है। कैसी लगी आपको क्लास, ये कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे आप पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ में पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यही हमें प्रेरणा देता है, आगे भी हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, पूरा मैटर आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जो कि हिंदी कहानी की होने वाली है। आज ही आपको क्लास मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।